कि ये वीबी जी राम जी है क्या और एमजी नरेगा से इसका क्या संबंध? वीबीजी राम जी यानी कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, जिसको कि हम एमजी नरेगा या मनरेगा के रूप में जानते हैं, उसको रिप्लेस कर रहा है और उसकी जगह पर एक नया कानून के रूप में ये वीबीजी राम जी कानून आ रहा है। ये वीबी जी राम जी, इसके क्या कुछ प्रमुख प्रावधान हैं और एमजी नरेगा के जो प्रावधान थे वो क्या थे? पहले वो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी मतलब रूरल क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट देने की स्कीम थी। अब उसमें एक नई चीज़ आ गई, विकसित भारत। तो अब ये विकसित भारत के साथ ग्रामीण रोजगार और आजीविका मिशन के रूप में इसको लाया गया है। एक जैसे मनरेगा को लेकर तर्क दिया जा रहा था कि जबरन मतलब बहुत सारे ऐसे काम के डिमांड हैं नहीं, फिर भी वो रोजगार दिया जा रहा है। एक तरह से राजकोषीय भार बढ़ा रहा था सरकार पर। इस कारण भी जो है उसको बदला गया। जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक की क्या इंपॉर्टेंस है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है सर। जो आगामी प्रीलिम्स परीक्षा है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। अभी इंटरव्यू चल रहा है, इंटरव्यू में भी इससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और जिनका आगे इंटरव्यू है उनसे भी पूछे जाने की संभावना है। इकोनॉमी वाले पोर्शन में भी ये रेलेवेंट होता है, पॉलिटी और गवर्नेंस वाले सेक्शन में भी। तो ये थोड़ा मल्टी डायमेंशनल अप्रोच इस पर स्टूडेंट्स को रखनी चाहिए। हेलो एवरीवन, संवाद के इस एपिसोड में आप सभी लोग का स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से आप सुन रहे होंगे, दो नाम काफ़ी चर्चा में हैं। एक नाम है वीबी जी राम जी और एक नाम है एमजी नरेगा। हालांकि दोनों संबंधित हैं, हम इस पे डिस्कशन करेंगे। तो एग्जैक्टली ये जो प्रोग्राम है वीबी जी राम जी और जो एमजी नरेगा पहले प्रोग्राम था, इन दोनों में संबंध क्या है, क्यों ऑपोजिशन इसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहा है और जो नया प्रोग्राम लाया गया है उसके पीछे का उसकी ज़रूरत क्या है, उसकी प्रासंगिकता क्या है, इन सारे विषयों पे विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ नेक्स्ट एस के फैकल्टी हैं मंजेश सर और राघव सर। सो राघव सर, सबसे पहले मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा कि ये वीबी जी राम जी है क्या और एमजी नरेगा से इसका क्या संबंध है? जी सर, जैसा कि आपने बताया कि दो नाम एमजी नरेगा और वीबीजी राम जी। वीबीजी राम जी यानी कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, यह अभी संसद द्वारा हालिया शीतकालीन सत्र में पारित एक विधेयक है जो कानून बन चुका है। यह पिछले 2 दशक से चल रहे ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून, जिसको कि हम एमजी नरेगा या मनरेगा के रूप में जानते हैं, उसको रिप्लेस कर रहा है और उसकी जगह पर एक नया कानून के रूप में ये वीबीजी राम जी कानून आ रहा है। जी, ठीक है, इस पे हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं इसके कुछ प्रावधानों के बारे में। तो सर, ये वीबी जी राम जी, इसके क्या कुछ प्रमुख प्रावधान हैं और एमजी नरेगा के जो प्रावधान थे वो क्या थे? जी, ये जो मनरेगा या एमजी नरेगा योजना थी, वो मुख्यतः एक ग्रामीण क्षेत्रों में जो हाउस होल्ड्स हैं, उसको साल में 100 दिन तक, मिनिमम 100 डेज तक एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट देने की एक योजना थी। तो अब उसी को थोड़ा-सा मॉडिफाई किया गया है और पहले वो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी मतलब रूरल क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट देने की स्कीम थी। अब उसमें एक नई चीज़ आ गई, विकसित भारत। तो अब ये विकसित भारत के साथ ग्रामीण रोजगार और आजीविका मिशन के रूप में इसको लाया गया है। तो रोजगार तो दोनों में देने की बात है, लेकिन दोनों में कुछ अंतर है। जो हमारी मनरेगा योजना थी, उसमें कुल 100 दिनों तक रोजगार देने की बाध्यता थी। लेकिन अब जो ये नई योजना है, जिसको वीबी जी राम जी योजना कहते हैं, इसमें 125 दिन रोजगार देने की बात है। तो ये पहला बड़ा अंतर है। दूसरा बड़ा अंतर अगर दोनों योजनाओं में देखें तो फोकस के लेवल पे अंतर है। फोकस के लेवल पे अंतर का मतलब है कि जो मनरेगा पुरानी वाली योजना थी, उसका फोकस बेसिकली लाइवलीहुड, गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को आजीविका उपलब्ध करवाना था। उसी के संदर्भ में इंफ्रास्ट्रक्चर आदि सेकेंडरी कंसर्न के रूप में सामने आते थे। लेकिन अब जो ये वीबी जी राम जी है, इसके सेंटर में, जहां तक मैं इस योजना को समझ पाया हूं, इसके प्रोविजंस को, कि इसके सेंटर में विकसित भारत है। तो इसका फोकस लाइवलीहुड से के साथ साथ वो विकसित भारत के संदर्भ में, जिसको अगर योजना के क्रक्स को हम देखें तो 4 चीजों को ये फोकस करता है। एक तो वाटर सिक्योरिटी है। वाटर सिक्योरिटी का मतलब कि जो हमारे वाटर रिसोर्सेज डेड हो रहे हैं, उसको रिचार्ज करना, इरिगेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना। जो दूसरा इसका मेजर फोकस है, वो है लाइवलीहुड का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, जैसे कि फिशरीज, पशुपालन, उसके लिए काम करना।
तीसरा इसका जो बेसिक है वो है कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, जिसमें नहरें, सड़कें, स्कूल, मतलब विलेज लेवल पर ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना। और इसके अलावा चौथा इसका कंसर्न जो एक्सट्रीम वेदर क्लाइमेटिक चेंजेज हैं उसको एड्रेस करना है, जैसे कि एम्बैंकमेंट या फ्लडिंग, उसको रोकना। तो कहने का मतलब कि मेजर फोकस शिफ्ट हो रहा है। पहले आप लोगों को 100 दिन इसलिए रोजगार देते थे कि वो भूखे ना मरे, अब भी आप रोजगार दे रहे हैं, बट पहले वो स्कैटर्ड था, वो कहीं भी कहीं गड्ढे खुदवा रहे हैं, कहीं नाले बनवा रहे हैं उसके संदर्भ में, बट अब उसको आप विकसित भारत से लिंक कर रहे हैं। तो एक मेजर दूसरा जो अंतर मैं देख पाता हूं वो फोकस का है। तीसरा अंतर फंडिंग का है। पहले इसमें सेंटर की फंडिंग ज्यादा थी, और जो वेजेज की बात थी, मजदूरी, तो वो तो 100% सेंट्रल गवर्नमेंट ही देती थी, और जो मटेरियल के लेवल पे 75 और 25 की भागीदारी थी। तो 75% सेंट्रल का कंट्रीब्यूशन था और 25% स्टेट गवर्नमेंट का। अब उन्होंने हर चीज में 60 और 40 जो नॉर्मल स्टेट्स के साथ उनका है वो कर दिया है कि 60 सेंटर का, तो सेंटर ने अपना कंट्रीब्यूशन कम किया और स्टेट का कंट्रीब्यूशन बढ़ाया। हाँ, जो हमारे हिमालयन स्टेट हैं या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वहाँ 90 और 10 का फॉर्मूला है कि सेंटर 90 करेगा और स्टेट 10 करेंगे, और जो यूनियन टेरिटरीज है उसमें 100% सेंटर करेगा, बट जो नॉर्मल स्टेट्स हैं उसमें स्टेट का बढ़ा है। ये एक इसकी दूसरी चीज है। एक मनरेगा की जो बात थी कि वो एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट था, इसका मतलब बेसिकली उसमें कोई पौज आदि की बात नहीं थी, ब्रेक की बात नहीं थी, बट इसमें स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है कि वो साल में 60 दिन नोटिफाई करे जो पीक एग्रीकल्चरल सीजन है, और उसमें रोजगार देने की अनिवार्यता नहीं है। उसका रीजन ये बताया जा रहा है कि उस टाइम जो एग्रीकल्चरल लेबर की सप्लाई है वो पीक हार्वेस्टिंग सीजन में बढ़ पाए। एक मेजर अंतर ये भी मैं देख पाता हूं कि जो पुरानी योजना थी वो डिमांड ड्रिवन थी। डिमांड ड्रिवन का मतलब कि जितने लोग रोजगार मांगेंगे तो फंड्स की बात नहीं है, उतने लोगों को देना पड़ेगा। बट अब यहां पर सप्लाई ड्रिवन हो गया है कि एक कैप फिक्स कर दी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और उस कैप से ज्यादा वो डिमांड को फुलफिल नहीं करेंगे। तो ये दोनों के बीच के मेजर डिफरेंसेस हैं। जी सर, इनफैक्ट जैसा कि सर ने कहा कि विकसित भारत के लिए, तो इसमें सरकार इस चीज पर बल दे रही है कि ये सब विकसित ग्राम से ही हम विकसित भारत बना सकते हैं। इसलिए इसके नाम में ये जो वीवी विकसित भारत जोड़ा भी गया है वो इसी। हाँ, इनफैक्ट मतलब उस टाइम पे मेरी बात हुई थी किसी से जो इसमें काम करते, तो उन्होंने बताया था कि एमजी नरेगा में गड्ढे खोद रहे हैं और गड्ढे भर रहे हैं, उसके लिए पैसे दे रहे हैं। तो एक जो है ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग एक्टिविटी हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो जो लॉन्ग टर्म में काम है, तो वैसा तो कई जगह एमजी नरेगा में भी हो रहा था पहले, लेकिन वो स्कैटर्ड था, वैसे नहीं हो रहा था। इनके प्रावधानों में राघव सर कुछ आप और ऐड करना चाहते हैं? सर एक चीज जो सर ने बताया कि जो बजट एलोकेशन है, मोटा मोटा जितने भी प्रोविजंस जो डिफरेंसेस हैं सर ने एड्रेस कर दिया है। एक जो बजट एलोकेशन में पहले क्या होता था कि राज्य अपने स्तर से एक लेबर बजट बनाकर प्रस्तुत करते थे, 31 जनवरी तक वो भेज दिया जाता था, उसके आधार पे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा उनको फंड मिल जाता था। इस बार इस जो वीवीजी रामजी में प्रावधान है मनरेगा से अलग कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा कि किसी क्षेत्र किसी राज्य को कितना बजट दिया जाएगा। तो एक बजट कैप जो है वो आरोपित किया गया है, और यही एक मुद्दा है जिसको लेकर काफी राज्यों द्वारा विरोध भी किया जा रहा है और जो संघवाद के अगेंस्ट भी बताया जा रहा है राज्यों द्वारा। तो ये एक बड़ा बदलाव। ठीक है, इस पे हम लोग आएंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ बेसिक्स पे भी बात कर लेते हैं। जैसे कि एमजी नरेगा जब आया था, जिसको काफी ऐतिहासिक एक्ट बोला गया था। हालांकि इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे रोजगार देने वाले हमारे प्रोग्राम्स रहे हैं। तो एक बहुत ही ब्रीफ तरीके से क्या हम उन प्रोग्राम्स को देख सकते हैं, आज़ादी के बाद हमने क्या क्या प्रोग्राम्स चलाए और एमजी नरेगा इनसे कैसे डिफरेंट था और कैसे ये यूनिक था? जी सर हम सभी को ज्ञात होगा कि जो 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो औपनिवेशिक विरासत के रूप में हमें एक गरीब भारत मिला। रोजगार की भी समस्या थी और गरीबी बहुत ज़्यादा थी। तो 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो हमारा संविधान लोक कल्याणकारी राज्य की बात करता है। तो 1950 के बाद से निरंतर विशेष करके ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन के लिए कई कार्यक्रम चालू कराए गए, जिसमें जवाहर रोजगार योजना, काम के बदले अनाज योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, इस तरह के कई योजनाएं समय समय पर केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती रही। कई राज्य सरकारों द्वारा भी इसके समतुल्य अपनी कुछ योजनाएं भी चलाई गई।
एमजी नरेगा जो इम्पोर्टेंट है, 2005 का साल जब यूपीए 1 गवर्नमेंट थी, उसके टर्म में ये एमजी नरेगा आया और इसको ऐतिहासिक इसलिए माना जाता है कि इसने एक तरह से गारंटी प्रदान किया। पहली बार ऐसा हुआ कि रोजगार की गारंटी प्रदान की गई है स्वतंत्र भारत के इतिहास में। इसलिए एमजी नरेगा जो है बहुत इंपॉर्टेंट या क्रांतिकारी माना जाता है कि कोई भी ग्रामीण क्षेत्र का कोई भी परिवार है और कुशल श्रम के लिए वो डिमांड करेगा और उसे 100 दिन का निश्चित तौर पर रोजगार दिया जाएगा। और यदि रोजगार नहीं मिलता है तो उसे भत्ता भी देने का, बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान था। तो अपने आप में एक तरह से रोजगार का अधिकार की जो संकल्पना है वो विकसित हुई एमजी नरेगा से। जी, तो जब एमजी नरेगा ऐसा प्रोग्राम था जो कि एक तरह से पसंद भी किया जा रहा था, पॉपुलिस्ट भी था, इन सब के होने के बावजूद ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि हमें वीबी जी राम जी एक एक्ट लाना पड़ा? जी सर, जैसे कि सरकार का जो तर्क है अभी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन के लिए, एक बड़ा तर्क ये दिया जा रहा है कि जो मनरेगा आया था वो 20 साल पहले, 2005 का वो कानून था। इन 20 सालों में भारत में काफी बदलाव हुए। जो अब समकालीन बदलाव हैं, जो समकालीन मुद्दे हैं, उसको मनरेगा एड्रेस नहीं कर पा रहा था। उसको बदलने के लिए, उसमें बदलाव लाने के लिए जो बीबीजी रामजी कानून लाए गए, जिसमें सरकार का एक तर्क है कि हम 2047 में भारत को विकसित भारत के रूप में कन्वर्ट करना चाहती है। तो उसी के आधार पर जो विकसित भारत का कॉन्सेप्ट विकसित ग्राम से जुड़ता है। तो जो मनरेगा की बहुत सारी समस्याएं थी, जैसा कि शुरू में ही कहा गया कि मनरेगा में एक बड़ी समस्या ये हो रही थी कि कोई सतत टिकाऊ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप हो रहा है। फंड तो जा रहे हैं बट वो केवल रोजगार सृजन में जा रहे हैं। तो उसको एड्रेस करने के लिए हम कुछ सतत टिकाऊ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना पाए, रोजगार भी दे पाए। दूसरा, गरीबी उन्मूलन इस दरमियान पिछले 2 दशकों में ठीक ठाक स्तर पे हुआ है। कई राज्यों में गरीबी का स्तर जो है 1% से भी कम पहुंच गया है। उस चीज को भी एड्रेस किया जाए। अब एक जैसे मनरेगा को लेकर तर्क दिया जा रहा था कि जबरन, मतलब बहुत सारे ऐसे काम के डिमांड है नहीं, फिर भी वो रोजगार दिया जा रहा है। एक तरह से राजकोषीय भार बढ़ा रहा था सरकार पर। इस कारण भी जो है उसको बदला गया। इसके अलावा मनरेगा में कुछ और भी चैलेंजेस थे, जैसे फंड के मिस यूज की भी कई खबरें आ रही थी। प्रॉपर उसमें सोशल ऑडिट की व्यवस्था नहीं थी। वो उन सारी समस्याओं को भी बीबीजी रामजी एक्ट के माध्यम से एड्रेस करने का प्रयास किया गया। इनफैक्ट अभी रिसेंट में एक स्टेटमेंट भी आया है कि एमजी नरेगा में बहुत करप्शन था, यहाँ पे 0 करप्शन होगा। एक डाटा सर मैं ऐड करना चाहूंगा, 2024-25 का सरकार का जो डाटा दिया हुआ है उसमें लगभग फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 190 करोड़ से अधिक जो है धन के दुरुपयोग का एमजी नरेगा से ये मिला है। तो अपने आप में एक राजकोषीय बोझ भी बढ़ा रहा है सरकार पर। तो इन सारी चीजों को एड्रेस करते हुए बीबीजी रामजी। सर, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? इसमें जो अभी आपने अकाउंटेबिलिटी और करप्शन की बात की, तो उसमें सरकार का एक तर्क इसमें ये भी है कि इसमें वो डिजिटल मॉनिटरिंग को बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जिससे वो करप्शन कम होगा और अकाउंटेबिलिटी आएगी। जैसे एक तो वो जीपीएस का इसमें यूज करना चाह रहे हैं और मोबाइल नेटवर्किंग, कि उसके द्वारा वर्क प्लेस का सर्विलेंस करना। तो अभी तक मनरेगा में या हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो होता था कि पैसा उठा लिया सबने मिलकर और एक्चुअल काम हुआ नहीं, तो अब वो मोबाइल बेस्ड सर्विलेंस, जीपीएस बेस्ड सर्विलेंस लाने की बात कर रहे हैं। दूसरा, एक बायोमेट्रिक की भी इसमें बात चल रही है। तो इससे थोड़ी सी इसका भी एक नया आयाम होगा इसके लिए भी, कि वो थोड़ा सा इसको बेहतर तरीके से मॉनिटर कर पाए। एआई का भी यूज करने वाला। हाँ, एआई का भी यूज कर रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन में एआई का काफी दुरुपयोग होता था, ग्राम पंचायत के स्तर से ही जाता था और आमतौर पे एक सामान्य सी धारणा रही है कि इसमें दुरुपयोग होता था। तो उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए एआई का भी इस्तेमाल किया जाता है। जी जी। तो जब सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब ऐसी आवश्यकता थी इस एक्ट की, तो इतनी आलोचना क्यों हो रही है इस एक्ट, जो बीबीजी रामजी एक्ट की? एक तो जो आलोचना है उसको आप पॉलिटिकल कह सकते हो, नोमेनक्लेचर को लेकर है, उस पर आगे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। बाकी जो दूसरी इसकी आलोचना हो रही है वो फंडिंग को लेकर हो रही है। फंडिंग को लेकर इस रूप में इसकी आलोचना हो रही है कि पहले बेसिकली सेंटर का इसमें कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा था और स्टेट का कंट्रीब्यूशन कम था। अब जब हम सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन को देखते हैं तो आज़ादी के बाद से ही स्टेट्स की ये हमेशा से डिमांड रही है कि उनके सोर्सेस ऑफ इनकम कम है और सेंटर के सोर्सेस ऑफ इनकम ज़्यादा है, तो इसीलिए वो बदहाली के शिकार हैं।
और उनके पास फंड खर्च है नहीं करने के लिए। तो अब अगर स्टेट को आप ज़्यादा बोझ डालेंगे तो प्रैक्टिकली शायद ये योजना ठीक से चल नहीं पाएगी। अब जो 60-40 का रेशियो किया है तो एक मेजर ये बात आ रही है। दूसरी जो आलोचना की बात आ रही है वो जो एग्रीकल्चरल पॉज का मामला है कि पहले पूरे साल सरकार रोजगार देने के लिए बाध्य थी, 100 डेज तो उसको देना ही देना है। अब ये स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे दी गई है कि वो नोटिफाई कर देंगे हर स्टेट में अलग अलग कि हमारे यहाँ पीक एग्रीकल्चरल सीजन ये है, और उस पीक एग्रीकल्चरल सीजन की अवधि भी ठीक ठाक रखी गई है 60 दिन। तो साल में 60 दिन सरकार रोजगार देने के लिए बाध्य नहीं है। तो इससे वर्कर्स के लाइफ पर एक इफेक्ट तो पड़ता ही पड़ता है। और तीसरी जो आलोचना हुई डिमांड और सप्लाई ड्रिवन हो रही है कि अब एक कैप तो फिक्स हो गया है, तो उस कैप के बाद लोगों को कितना रोजगार मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। इनफैक्ट सर ये जो मतलब ये तो काफी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी कि जो पीक सीजन है हाँ हाँ इसमें एमजी नरेगा में हाँ, पॉज किया जाए, किया जाए क्योंकि जनरली हाँ, लेबर की शॉर्टेज हो जाती थी हाँ, उस टाइम पे। तो और जो लॉजिक होता था कि एमजी नरेगा के कि हमें रोजगार देना है, जब रोजगार मिल ही रहा है तो फिर हाँ। एमजी नरेगा की उस टाइम पे क्या जरूरत है। सर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं इसमें? एक चीज जो है, जैसे एमजी नरेगा में सर 100 दिन के ये रोजगार की गारंटी थी, लेकिन वहां पे एक आपातकालीन प्रावधान भी था कि 50 दिन एक्स्ट्रा अगर कोई आपदाग्रस्त क्षेत्र है, नोटिफाइड है, या कुछ एसटीज एरिया थे, वन क्षेत्र के जो ट्राइब जनजातीय थे, उन क्षेत्रों में 150 दिन की रोजगार गारंटी थी। और आप मैं जैसे कोविड के टाइम में भी एमजी नरेगा की तारीफ हुई कि उसने मतलब 150 दिन के रोजगार का, एक तरह से कोविड के बाद बहुत सारी जो लोग थे गांव की तरफ वापस गए, तो उस टाइम भी इसने ठीक ठाक इसको लेके ये रहा। तो जो वीवीजी राम जी में है इसमें 125 दिन का है और फिक्स है, कोई आपातकालीन प्रावधान या इस तरह का कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं है। इस चीज को लेकर भी थोड़ा सा अच्छा, दूसरा एक जो है कुछ स्टेट से भी शिकायत आ रही है जी, वो शिकायत क्या है? स्टेट्स का कहना है कि सर जैसे कि जो इसमें नॉर्मेटिव एलोकेशन, एक तो लेबर बजट का प्रावधान था पहले, और इस एमजी नरेगा में लेबर बजट का प्रावधान था। जो बीबीजी राम जी में है नॉर्मेटिव एलोकेशन का, कि केंद्र सरकार निर्धारित करेगी कि आप किस राज्य को, किस क्षेत्र को कितना बजट देना है। इसके पीछे केंद्र सरकार का तर्क है कि बहुत सारे राज्यों में गरीबी जो है, ये बेसिकली एक गरीबी उन्मूलन और रोजगार देने वाला ग्रामीण क्षेत्रों में योजना रहा था। तो केंद्र सरकार का तर्क है ऐसे राज्य जहां पर की फंड मतलब गरीबी कम है वहां पर हम कम फंड दें, वैसे राज्य जो जहां पे गरीबी अधिक है उनको शायद ज्यादा जरूरत है तो उनको ज्यादा दें। लेकिन यहीं पे राज्यों का तर्क है ये हमारे अधिकार जो हमारा राइट रहा था अभी तक, उसके प्रति, हमारे वित्तीय अधिकारों के प्रति एक तरह से कुठाराघात है, और कहीं ना कहीं इसके राजनीतिक दुरुपयोग की भी संभावना जो विपक्षी दल और राज्य हैं वो कर रहे हैं। इसमें जैसे कि तमिलनाडु का काफी नाम आ रहा था, तमिलनाडु द्वारा काफी विरोध किया जा रहा था इससे। इनफैक्ट ये हमेशा एक प्रॉब्लम रही है कि जब आप डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं रिसोर्सेज की, और आप किसी को बोलते हैं कि ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए जिसमें जो वल्नरेबल है, जहाँ पे जरूरत है उसको ज़्यादा मिले, तो अब जो अच्छा कर रहा है उसको आप एनालाइज कर रहे हैं, जो खराब कर रहा है उसको इंसेंटिवाइज कर रहे हैं। सर नॉर्मेटिव एलोकेशन के साथ हमेशा ये भारत जैसे देश में ये ब्लेम लगता रहा है कि उसका पॉलिटिकल दुरुपयोग होता है, राजनीतिक दुरुपयोग की हमेशा संभावना रहती है और आरोप लगते ही रहे हैं इस पे। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है। जी सर। सर ये नोमेनक्लेचर के इशू बता रहे थे आपकी, इस पे भी एक आरोप हो रहा है। एक्चुअली ये अगर पार्लियामेंट का वो शीतकालीन सत्र का आप लोगों ने या देखा हमने कि ये एक बड़ा मुद्दा था, और जब मंत्री ने इसको प्रस्तुत किया तो राम जी योजना के नाम से किया, और हमारे प्रेस और मीडिया ने भी किया। अगर हम एक्चुअल नाम की बात करें तो जैसे मनरेगा है तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तो उसमें एक ये दिखता है। सबसे पहली बात तो जब इस नाम को याद करना थोड़ा सा इसलिए कठिन होता है एक टीचर के रूप में मेरे लिए भी। विकसित भारत तो पहले 2 हिंदी के शब्द आते हैं, उसके बाद आता है गारंटी फॉर, इंग्लिश के 2 शब्द आते हैं, फिर आता है रोजगार, फिर अंग्रेजी का एक शब्द आता है एंड, फिर आता है आजीविका, मिशन, और फिर हिंदी का शब्द आता है ग्रामीण। तो ये कुल मिलाकर विपक्ष का ये कहना है कि ये नोमेनक्लेचर इसलिए किया गया कि ये राम जी इसमें कहीं से आ जाए, तो ये इसका एक राजनीतिक या पॉपुलिस्ट आयाम कह सकते हैं। तो ये तो पहला मुद्दा है। अब थोड़े से इसके एसेंस पे आते हैं। ये तो पॉलिटिशियंस या राजनीतिज्ञों की बात है कि जो अभी की योजना है, चाहे उसको बीबी राम जी के या किसी अन्य नाम से भी अगर जाने, या तो वो गांधी जी या महात्मा गांधी, सारा विवाद गांधी जी के नाम को है कि वो गांधी जी के नाम के साथ ज्यादा जुड़ी है।
या उनके सिद्धांतों से ज्यादा जुड़ी है, विकसित भारत वाली योजना नहीं, या मनरेगा ज्यादा गांधी जी के नाम से जुड़ी थी। तो गांधी की फिलॉसफी को अगर हम देखें तो डिसेंट्रलाइजेशन उसके फोकस में है, और डिसेंट्रलाइजेशन में भी गांधी ग्राम स्वराज की बात करते हैं। और जो गांधी का ग्राम स्वराज है वो बेसिकली एक ग्रामीण स्तर पर स्वतंत्रता प्राप्त करने की उनकी नैतिक धारणा का प्रतिरूप है। तो हिंद स्वराज को जब आप पढ़ते हैं तो उसमें ये पाते हैं कि गांधी ये कहते हैं कि हर ग्राम एक स्वायत्तशासी समुदाय होगा, एक ऑटोनॉमस रिपब्लिक होगा। और ऑटोनॉमस रिपब्लिक होगा इसका मतलब ग्राम अपने बारे में सारे निर्णय खुद लेगा। और उसी को गांधी के एग्जैक्ट शब्दों की बात करें तो गांधी कहते हैं हिंद स्वराज में कि स्वराज का सुख भोगेगी जनता। अब इसके लिए गांधी अपना पंचायत का मॉडल लेकर आते हैं, जो 4 टियर मॉडल है कि कैसे ग्राम एक ऑटोनॉमस रिपब्लिक बनेगा। तो वो कहते हैं कि ग्राम स्तर पर पंचायत होगी, फिर जिला स्तर पर पंचायत होगी, फिर प्रांतीय स्तर पर पंचायत होगी, और फिर राष्ट्रीय स्तर पर पंचायत होगी। लेकिन सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगी ग्राम स्तर की पंचायत। तो गांव अपने बारे में खुद निर्णय लेगा, ग्राम सभा निर्णय लेगी। इसी को वो फर्दर दिखाते हैं ओशियनिक सर्कल, एक सामुद्रिक वृत्त होगा। जैसे समुद्र में एक लहर उठती है तो पहली लहर सबसे ज्यादा पावरफुल होती है, फिर पहली लहर दूसरी लहर को उत्पन्न करती है, वो थोड़ी कम पावरफुल होती है, तीसरी चौथी, अंत में लहर टूट जाती है। तो ये पंचायत का उनका सीरीज है कि ग्राम की पंचायत सबसे ज्यादा पावरफुल होगी। तो अब अगर हम मनरेगा को इस फिलोसफी के लिहाज से देखें तो पूरी तरह ये भी गांधीयन फिलोसफी को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन डिसेंट्रलाइज का कंपोनेंट मनरेगा में ज्यादा था। और मनरेगा में जो अभी का हमारी पंचायत है उसकी भूमिका ग्राम सभा की ज्यादा थी। 50% चीजों में तो ग्राम सभा की मंजूरी जरूरी थी। लेकिन अब जो ये विकसित भारत, और जैसा इसका नाम है कि इसका फोकस गांधीयन फिलोसफी की बजाय विकसित भारत, इंफ्रास्ट्रक्चर है और सब चीजें हैं, तो इसमें सेंट्रलाइजेशन का कंपोनेंट थोड़ा सा ज्यादा है। कंट्रीब्यूशन सेंटर का कम है, बट सेंट्रलाइजेशन का थोड़ा सा इसमें ज्यादा स्कोप है। प्लस इसके केंद्र में ग्राम है, लेकिन एक आधुनिक ग्राम है। और गांधी आधुनिक ग्राम की बजाय ग्राम को एक शहर से स्वायत्त बनाना चाहते थे। तो उस लिहाज से देखें तो जो विकसित भारत जी राम जी योजना है उसमें गांधीयन फिलोसफी का कंपोनेंट कम है। और अगर उसका कंपोनेंट कम है तो फिर मुझे नहीं लगता है कि गांधी नाम की भी कोई प्रासंगिकता है। तो इसके लिए उपयुक्त नाम विकसित भारत ही है। जी सर। तो सर अगर हम सम अप करें, जैसे कि हमने जो ये एक्ट लिया है, तो अगर हम इसको बिल्कुल ब्रीफ में बताना चाहें तो इसका महत्व क्या है, और फ्यूचर में हम इस प्रोग्राम को कैसे देखते हैं, कितना प्रासंगिक रहेगा ये प्रोग्राम? मतलब मनरेगा अपने समय के लिहाज से एक अच्छी योजना थी, क्योंकि उस समय जो भारत की स्थिति थी तो उस समय रोजगार, जनन और लोगों को आजीविका देना महत्वपूर्ण था। आज हम वर्ल्ड की चौथी जीडीपी बन चुके हैं, तो मनरेगा को बदलने की जरूरत तो थी ही। और इस लिहाज से सरकार की योजना को अच्छा माना जा सकता है कि अब विकसित भारत का, जैसा सर ने बताया कि 2047 का लक्ष्य था, तो उस विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मनरेगा में वो सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर को लाना ही पड़ेगा। तो इस लिहाज से विकसित भारत योजना निश्चित रूप से मनरेगा से अच्छी ही मानी जाएगी। जी सर, और भविष्य के लिए इसकी क्या प्रासंगिकता है? सर एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा सर इसमें, जैसे कि अगर हम गाँव को अगर हम एम्पावर्ड नहीं करें, एम्पावर्ड मतलब हर तरह से आधुनिक तरीके से एम्पावर्ड ना करें, तो भी एक बड़ी समस्या, क्योंकि गाँव में रोजगार उतना सृजित हो नहीं रहा था। आप शहरों के, हम स्मार्ट सिटीज की बात करते हैं, स्मार्ट सिटीज हम सस्टेनेबल नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हमेशा जो एक प्रवास की समस्या बनी रहेगी, गांव से शहरों की तरफ प्रवास। लेकिन ये जो एक तरह से विकसित ग्राम का कॉन्सेप्ट है, इस तरह बीवीजी राम जी के तहत, तो ये कहीं ना कहीं अगर ग्राम को भी स्मार्ट या ग्राम को भी विकसित बनाता है, तो अगर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर सुविधाएं गांव में मिलेगी, तो कहीं ना कहीं प्रवास भी रुकने के संभावना रहेंगी, रोजगार के अवसर और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेंगे। तो उस दृष्टिकोण से अगर हम पूरा एक देश के संदर्भ में देखें, एक विकसित देश के संदर्भ में देखें, तो इसकी प्रासंगिकता उस तरीके से भी दिखती है। हालांकि निश्चित तौर पे इसके नोमेनक्लेचर को लेकर जो विवाद, जैसा सर ने बताया, एक चीज उसमें और सब देखा जा सकता है कि जैसा बार बार सरकार कह रही है कि जो गांधी जी की फिलॉसफी रही उसमें राम राज्य की बात करते हैं, तो इसीलिए उसको एड्रेस करते हुए गांधी जी के दर्शन पर ही आधारित है ये पूरा जो प्लान है, सरकार का तर्क है। और चूंकि वो राम राज्य का कॉन्सेप्ट रखते थे, और इसीलिए इस योजना का नाम भी वीवीजी राम जी रखा गया। हालांकि इसको और भी नाम दिया जा सकता था, जैसे
कि विकसित भारत ग्राम, अगर हम इसके शॉर्ट फॉर्म को देखें तो वो भी एक बेहतर नाम हो सकता था। बट वीवीजी राम जी से भी बहुत ज्यादा आपत्ति नहीं हो, मतलब मुझे नहीं दिखती है कि इसमें बहुत आपत्ति है सर। ठीक है, ठीक। तो मेरा भी सर, जैसे आपसे बात भी हो रही थी पहले, कि ये मानना है कि ये जो भी रोजगार गारंटी योजना है या फिर जो भी ऐसे लाइवलीहुड मिशन है, वो उनकी प्रासंग जो होना चाहिए, उनकी एक शेल्फ लाइफ होनी चाहिए। जी जब उनका काम हो जाए तो वो, जैसे कि एमजी नरेगा है, अगर हमें किसी को खाना देने के लिए ये रोजगार देना पड़ रहा है तो वो सरकार फेल है। जी मतलब ये प्रोग्राम केवल इमरजेंसी सिचुएशन के लिए है कि आप उस टाइम पे सपोर्ट कर दीजिए। मोर जो हमें फोकस होना चाहिए लॉन्ग टर्म में, वो ये होना चाहिए कि हम जो व्यक्ति है, जो हमारे नागरिक हैं, उनको कितना सशक्त बना रहे हैं, सो दैट कि वो अपना खुद टेक केयर कर सकें इन फ्यूचर में। बिल्कुल जी जी। और बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि वो जो मनरेगा जैसी चीजें हैं, तो एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन के रूप में हम मान सकते हैं कि चूंकि अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, बट लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ये नहीं हो सकता कि आप लोगों को फ्री में राशन बांट रहे हैं या लोगों से गड्ढे खुदवा रहे हैं, केवल इसलिए खुदवा रहे हैं कि आप उनको 200-300 रुपये दे पाएं और खाना खा पाए। ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी अब भारत जैसे देश के लिए नहीं हो सकती, क्योंकि वर्ल्ड की चौथी जीडीपी हम बन चुके हैं और एक टेक ऑफ के स्टेज में है, तो जी। योजनाएं तो बदलनी ही चाहिए। जी। मेरा आखिरी प्रश्न ही होगा कि जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक की क्या इम्पोर्टेंस है? सर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है सर। जो आगामी प्रीलिम्स परीक्षा है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। अभी इंटरव्यू चल रहा है, इंटरव्यू में भी इससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और जिनका आगे इंटरव्यू है उनसे भी पूछे जाने की संभावना है। मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से भी अगर हम जीएस पेपर 3 की बात करें, वहाँ भी सवाल बन सकता है, जीएस पेपर 2 में भी सवाल बन सकता है। तो काफ़ी एक इम्पोर्टेंट मतलब ये एस्पेक्ट रहता है, क्योंकि एमजी नरेगा पे भी पहले भी कई बार सवाल बन चुके हैं। कंपैरिजन करके भी, उस प्रावधानों के कंपैरिजन तुलनात्मक तरीके से भी प्रीलिम्स में भी सवाल पूछ सकता है। मुख्य परीक्षा में जैसा सर ने एनालिटिकल पक्ष पे जोड़ दिया, तो उससे भी सवाल बनने के चांसेस हैं। सर, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? हाँ, और मुझे तो लगता है कि ये ऐसे के लिए भी एक अच्छा टॉपिक हो सकता है, उसको लेकर या गांधीयन फिलोसफी से जोड़कर, और इकोनॉमी वाले पोर्शन में भी ये रेलेवेंट होता है, पॉलिटी और गवर्नेंस वाले सेक्शन में भी। तो ये थोड़ा मल्टी डायमेंशनल अप्रोच इस पर स्टूडेंट्स को रखनी चाहिए। जी सर। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का संवाद का एपिसोड। उम्मीद है कि आप सभी लोग को बहुत पसंद आया होगा। ये टॉपिक एक हमारे जो छात्र हैं उन्होंने सजेस्ट किया था, इसलिए इस टॉपिक को हमने लिया। ऐसे ही हम ये चाहते हैं कि आप हमें प्रोत्साहित करें, कमेंट में मेंशन करें कि किस टाइप के टॉपिक्स पे आप चाहते हैं कि हम लोग अगला डिस्कशन करें। वो टॉपिक हम ज़रूर लेंगे और कोशिश करेंगे कि जितना मिनिमम टाइम में, कम से कम टाइम में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा दे सकें, उस पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत सिंपल तरीके से समझा सकें कि कोई भी इशू जो उस टॉपिक से रिलेटेड है वो है क्या, उसके चैलेंजेस क्या हैं, सॉल्यूशंस क्या हैं, और उसका वे फॉरवर्ड फ्यूचर क्या है उस चीज़ का। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस एपिसोड को समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद। जय हिंद।